नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूक्रेन पर एटमी हमले की फाइनल तैयारी हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन पर एटमी हमले का सफल सिमुलेटेड परीक्षण पूरा कर लिया है। धरती को दहलाने वाली खबर यह है कि रूस के साथ जानकारी मिल रही है कि अमेरिका ने भी बड़ी परमाणु तैनाती शुरू कर दी है और रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने न्यूक्लियर हथियार यूरोप में तैनात कर रहे हैं। सुपर पावर के बीच आमने सामने की जंग कभी भी शुरू हो सकती है और एटमी विनाश के 5 साक्ष्य सामने आ चुके हैं। सर्वनाश के समीकरण 1945 से भी ज्यादा विकट बन चुके हैं और एटमी नरसंहार से दुनिया कुछ ही कदम दूर है। विश्वव्यापी एटमी खतरे का अलार्म बज चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सुपर पावर्स में सीधी जंग की शुरुआत, बिछ गई न्यूक्लियर बिसात। 1945 से बड़ा एटमी संघार, विश्व विनाश के 5 प्रमाण। महाशक्ति अमेरिका बार बार जिस विश्व विनाशक संकट की आशंका जता रहा है उसका पहला प्रहार हो चुका है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले का अभ्यास हो चुका है। कैसे, ये देखिए। यूक्रेन पर न्यूक्लियर प्रहार का सफल परीक्षण हो चुका है। रूस ने यूक्रेन पर किया सिमुलेटेड एटमी मिसाइल से वार। मिसाइल में लगाया एटमी वॉरहेड का खाली बॉक्स। यूक्रेन पर कभी भी किया जा सकता है एटमी हमला। अमेरिका ने शुरू की बड़ी परमाणु तैनाती। युद्ध के मोर्चे से आई ये सबसे विनाशक खबर है। पहली बार रूस ने यूक्रेन पर सिमुलेटेड मिसाइल से न्यूक्लियर हमला किया है। बिना एटमी वॉरहेड वाली मिसाइल यूक्रेन पर दागी गई और ये माप जोक कर ली गई कि एटमी प्रहार से कितना बड़ा इलाका तबाह किया जा सकता है। यूक्रेन पर X-55 मिसाइल से हमला किया गया। बिना एटमी वॉरहेड लगाए मिसाइल दागी गई। रूस ने यह टेस्ट किया कि क्या यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम मिसाइल रोक पाएंगे। डिफेंस सिस्टम मिसाइल नहीं रोक पाए। मिसाइल के इंजन ब्लास्ट से हुए नुकसान को आंका गया। इसके साथ ही कंप्यूटर से न्यूक्लियर विस्फोट की कंप्यूटर सिमुलेशन की गई। कंप्यूटर से आंका गया कि किस क्षमता का एटमी वॉरहेड कितना बड़ा इलाका तबाह कर सकता है। रूस का यह एटमी परीक्षण सफल रहा है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे। सिमुलेटेड एटमी हमला करके ये तय किया जा चुका है कि यूक्रेन पर किस मिसाइल से कितनी क्षमता का एटमी वॉरहेड दागा जाएगा। रूस ने यूक्रेन पर टैक्टिकल एटमी हमला करने की रणनीति बना ली है और इसीलिए यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रोकने के लिए नेटो पर दबाव बनाना बहुत जरूरी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ये मान चुके हैं कि लंबे समय से जिस काउंटर ऑफेंसिव की आशंका थी वो यूक्रेन शुरू कर चुका है। Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется. यूक्रेन की सेना रूस के अहम सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है। इसीलिए यूक्रेन पर एटमी हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन अपने सबसे करीबी मित्र बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को एटमी हमले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों नेताओं की खास मुलाकात के बाद एटमी हथियार तैनात करने का ऐलान हो चुका है। Все идет по плану. 8 числа, как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. सोवियत संघ टूटने के बाद यह पहली बार हो रहा है कि रशियन फेडरेशन से बाहर रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात किए जा रहे हैं। रूस के एडवांस्ड और अचूक हथियार बेलारूस को मिलने का मतलब है यूक्रेन और नेटो पर दोहरा खतरा। बेलारूस को न्यूक्लियर हथियार मिलने से अमेरिका के लिए खतरा बढ़ जाएगा। बेलारूस कहता है कि नेटो उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। लुकाशेंको यूरोप में नेटो के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। यूक्रेन पर भी टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है।
बहुत बड़ी रणनीति के तहत बेलारूस को एटमी हथियार दिए जा रहे हैं। पुतिन के इस कदम के बाद अमेरिका ने भी अप्रत्याशित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने पहले से ही यूरोप में 100 न्यूक्लियर बम तैनात कर रखे हैं, लेकिन अब अमेरिका उन देशों में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने वाला है जो नेटो के सदस्य तक नहीं है और रूस के पड़ोसी हैं। यूरोप में अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन कहां-कहां तैनात है, अब ये देखिए। अमेरिका का पहला ठिकाना है बेल्जियम का क्लेनब्रोगल एयरबेस। यहां B-61-3 नाम के 15 न्यूक्लियर बम तैनात हैं। दूसरा ठिकाना है जर्मनी का ब्रुकल एयरबेस। यहां भी 15 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात है। अमेरिका का तीसरा ठिकाना है इटली का एवियानो एयरबेस। यहां पर 20 B-61-3 परमाणु बम रखे गए हैं। और चौथा ठिकाना है इटली का गेदी एयरबेस। यहां पर 15 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड रेडी स्थिति में है। और पांचवा न्यूक्लियर ठिकाना है नीदरलैंड्स का वोकेल एयरबेस। यहां भी 15 B-61-3 न्यूक्लियर बम रखे गए हैं। छठा न्यूक्लियर बेस है तुर्की का इंसुरलिक एयरबेस। यहां 20 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात किए गए हैं। और यूरोप में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड पहले से तैनात हैं, लेकिन अब 2 नए ठिकाने और तैयार होने वाले हैं। और इसमें पहला है स्वीडन। स्वीडन नेटो सदस्य नहीं है, फिर भी यहां न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की तैयारी की जा रही है। और दूसरा गैर नेटो न्यूक्लियर बेस बन रहा है। यूक्रेन को भी न्यूक्लियर हथियार दिए जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। गैर नेटो सदस्य देशों में हथियारों की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका रूस के खिलाफ सबसे बड़ा न्यूक्लियर चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। रूस के खिलाफ इस जंग में नेटो के 31 देश और अमेरिका के कई सहयोगी देश खड़े हैं। महाशक्ति के इतने बड़े गठबंधन से निपटने के लिए रूस ने भी सुपर पावर से गठबंधन की रणनीति तैयार कर ली है। संकेत साफ है कि अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस एक साथ युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। रशियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जनरल गेरासिमोव ने चाइना आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर से बात की है। गेरासिमोव का कहना है कि दुनिया में बढ़ते असंतुलन को लेकर जो चीन और रूस की गठबंधन वाली दोस्ती है, वो दुनिया में शक्ति संतुलन करेगी। चीन के साथ रूस की नो लिमिट पार्टनरशिप है। दोनों देश बड़ा न्यूक्लियर युद्धाभ्यास कर सकते हैं। चीन ने रूस के मिलिट्री ऑपरेशन का खुला समर्थन किया है। साथ ही रूस को हथियारों और सैन्य सामान की सप्लाई भी की है। जंग के समीकरण ऐसे बन रहे हैं जिनसे कभी भी न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ रही है, क्योंकि इसके 5 प्रमाण जग जाहिर हो चुके हैं। पहला प्रमाण है सिमुलेटेड एटमी मिसाइल से सफल परीक्षण हो चुका है। दूसरा प्रमाण है रूस के परमाणु हथियार बेलारूस पहुंच रहे हैं। परमाणु प्रहार परीक्षण के ठीक बाद चीन रूस के साथ खड़ा हो गया है। चौथा प्रमाण है गैर नेटो सदस्य देश स्वीडन में अमेरिका परमाणु हथियार तैनात करने वाला है। और पांचवा प्रमाण है बेलारूस की तर्ज पर यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन मिल सकता है। अमेरिका और रूस दोनों तरफ से न्यूक्लियर अटैक की तैयारियां हो चुकी हैं। हमले की आशंकाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि रूस बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस ने क्रीमिया के इंडस्ट्रियल केमिकल प्लांट में विस्फोटक लगा दिए हैं। दावे के मुताबिक रूस बड़ा केमिकल अटैक प्लान कर रहा है। प्लांट में विस्फोट करके चेरनोबिल से भी बड़ा हादसा किया जा सकता है। अमेरिकी जनरल बीते साल से कह रहे हैं कि एटमी खतरा बढ़ता जा रहा है। अब बार बार आशंका जताई जा रही है कि विनाश से धरती कुछ ही कदम दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध का फाइनल फेज शुरू हो चुका है और वॉर जोन में विनाश की नई और सबसे बड़ी रेस शुरू हो चुकी है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है इस वक्त कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों ने ही वॉर ग्राउंड पर घातक और हैरत अंगेज अस्त्र उतार दिए हैं। लड़ाई का इस वक्त जो सीक्वल है, जो लगातार जो देखने को मिल रहा है, वो इतना हाई लेवल पर है कि ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन जल्द ही खत्म हो जाएगा। पुतिन ने सुमी से लेकर ओडेसा तक नया बारूदी बॉर्डर तैयार कर लिया है और इसी के साथ यूक्रेन सर्वनाश का ऑर्डर दे दिया गया है। पिछले 24 घंटे में रूस ने इतने बारूद बरसाए हैं कि यूक्रेन के 10 इलाके खंडहर बन चुके हैं। ये वो बारूदी फायर है जिसमें यूक्रेन भस्म हो रहा है। ये विनाश की वो अग्नि है जो यूक्रेन को जला रही है।
ये वो विध्वंस है जो बड़े और घातक हथियारों से हो रहा है। रूस और यूक्रेन में एक साथ कई फ्रंट पर विध्वंसक जंग हो रही है। यूक्रेन नेटो वेपन से हमले कर रहा है तो रूस अपने संहारक हथियारों से बदला ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 1000 टन बारूद बरस चुका है। इसके बाद वॉर ग्राउंड पर हर तरफ तबाही का मंजर है। यूक्रेन का ऑफेंस और रूस का विध्वंस इस बात का ऐलान कर रहा है कि वॉर का फाइनल फेज शुरू हो चुका है। यूक्रेन क्रीमिया पर प्रहार करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन रूसी फौज उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही। नतीजतन दोनों देशों में एक साथ कई फ्रंट पर महाविनाशक युद्ध हो रहा है। ओडेसा में रूसी फौज ने इतने धमाके किए कि यूक्रेन के कई पोजीशन धुआं-धुआं हो गए। ज़ेपोरिज़िया में पुतिन पलटन ने नेटो के खतरनाक हथियारों की कब्र खोद दी। ज़ेपोरिज़िया में ही रूस ने यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट को हवा में ही उड़ा दिया। रूस ने आसमान से इतनी मिसाइलें बरसाई कि खेरसोन बारूदी अग्नि में जल गया। सूमी में ऐसा युद्ध हो रहा है कि वहां बारूद की सुनामी आ गई। रशियन आर्मी इतनी मिसाइलें और रॉकेट दाग रही है कि खार्किव खंडहर बनता जा रहा है। डीप्रो में रूस ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को फेल कर दिया। पुतिन का ये वो विध्वंस है जो यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद लॉन्च हुआ है। पुतिन ने पहली बार ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन ने भीषण पलटवार लॉन्च कर दिया है। रूस के काउंटर अटैक ने पुतिन को महाविनाश का मौका दे दिया है। मौका मिलते ही रूसी फौज ने फुल स्केल स्ट्राइक लॉन्च कर दी है। ये वो बारूदी प्रहार है जिससे यूक्रेन खत्म होता जा रहा है। पुतिन का प्रचंड प्रहार 6 दिनों से जारी है। पिछले 150 घंटे में यूक्रेन के 5500 जवान मारे जा चुके हैं। 200 टैंक तबाह हो चुके हैं। 500 के करीब आर्मर्ड व्हीकल्स ध्वस्त हो चुके हैं। 6 फाइटर जेट तबाह हो चुके हैं। 2 हेलीकॉप्टर का भी खात्मा हो चुका है। परेशान करने वाली बात यह है कि सर्वनाश का सिलसिला तेज रफ्तार से जारी है। यूक्रेन क्रीमिया की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन पर चारों तरफ से हमले कर रहा है। इस वक्त 10 इलाकों में भीषण वार पलटवार हो रहा है। पुतिन ने अब यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म कर देने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। यही वजह है कि उन्होंने सूमी से लेकर ओडेसा तक बारूदी बॉर्डर तैयार कर लिया है। करीब करीब आधे यूक्रेन में रूसी फौज बहुत ही मजबूत स्थिति में है। डोनेस्क, मारियोपोल, ज़ेपोरिज़िया, लुहांस्क में रशियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है। ये इस वक्त जो आप मैप देख रहे हैं उसके जरिए बखूबी आप इस वक्त की स्थिति यहाँ समझ सकते हैं। लुहांस्क में रशियन आर्मी, जैसा मैंने कहा, कि बहुत ही इस वक्त ताकतवर है और इन सब के अलावा बाकी इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाया जा रहा है। और यही वजह है कि सूमी, खार्किव, मिकोलेव, नीप्रो, मेलिटोपोल, मारियोपोल, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, लुहांस्क, खेरसोन और ओडेसा में इस वक्त बहुत ज्यादा विध्वंसक लड़ाई छिड़ी हुई है। मैप पर सूमी से लेकर ओडेसा तक ये जो लाइन इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो असल में पुतिन का बारूदी बॉर्डर है और इसी पूरे इलाके में रशियन आर्मी की स्ट्राइक बहुत तेज है। दरअसल यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करना चाहता है और इसके लिए यूक्रेनी फोर्स लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन अब पुतिन ने जो बॉर्डर बनाया है उससे यूक्रेन का प्लान नाकाम हो रहा है और रूसी फौज यूक्रेनी सेना को इसी बॉर्डर पर रोक दे रही है। और इसी के साथ ही रूस ने यूक्रेन को पोर्ट से भी काट दिया है। इस बारूदी बवंडर की वजह है यूक्रेन का काउंटर अटैक। ज़ेलेंस्की क्रीमिया पर हमला करना चाहते हैं। यूक्रेनी फौज क्रीमिया की तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन रूस के हमले के आगे वो हर बार बेबस हो जा रही है। ये पहली बार है जब युद्ध में यूक्रेन नेटो के बड़े और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिमी देशों के हथियारों को खत्म करने के लिए रूस उससे भी ज्यादा डेंजरस वेपन से हमला कर रहा है। यही वजह है कि हमले और तबाही का स्केल बहुत बढ़ गया है। पुतिन के विस्फोट से यूक्रेन का पूर्वी और दक्षिणी इलाका तबाह होता जा रहा है। रूसी फौज ने सूमी से लेकर ओडेसा तक बारूदी बेल्ट तैयार कर दी है। ये वो बेल्ट है जिसे भेद पाना यूक्रेन के बस की बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेनी सेना पीछे हटने के मूड में नहीं है। ज़ेलेंस्की को हर हाल में क्रीमिया चाहिए। यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका हर हमला नाकाम रहा है। एक सीक्रेट वॉर रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन क्रीमिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला कर सकता है। सवाल ये है कि क्रीमिया पर हमला हुआ तब क्या होगा? पुतिन का अगला कदम क्या होगा? जवाब एक ही है,
एटमी सर्वनाश। पुतिन ने क्रीमिया को रेड लाइन घोषित कर रखा है। अगर क्रीमिया पर हमला हुआ, अगर रेड लाइन क्रॉस हुई, तो पुतिन एटमी जलजला लाएंगे जिससे यूक्रेन का विनाश हो जाएगा। पुतिन जिस दिन न्यूक्लियर ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, उसी दिन जंग में अमेरिका और नेटो की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी और इसी के साथ शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि यूक्रेन को 3300 करोड़ रुपए की मदद देगा कनाडा। कीव पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री का यह ऐलान है। जस्टिन ट्रूडो ने सैन्य मदद का ऐलान किया है। 3300 करोड़ रुपए की मदद देगा कनाडा। खबर यह कि यूक्रेन को 3300 करोड़ रुपए की मदद देगा कनाडा। कीव पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री का यह ऐलान है। जस्टिन ट्रूडो ने सैन्य मदद का ऐलान किया है। 3300 करोड़ रुपए की मदद देगा कनाडा। रूस को लेकर अमेरिका और नेटो की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल चुकी है। न्यूक्लियर वॉर और वर्ल्ड वॉर के खतरों की वजह से अमेरिका और नेटो देश दबाव में थे। यूक्रेन को घातक और लॉन्ग रेंज के हथियार नहीं दिए गए, लेकिन 1.25 साल बीत जाने के बाद अब अमेरिका को एहसास हो चुका है कि अब युद्ध में यूक्रेन की हार हुई तो साख अमेरिका और नेटो की भी खराब होगी। और यही वजह है कि ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल की सप्लाई दी है, तो वहीं अमेरिका में भी यूक्रेन को घातक मिसाइल देने की मांग उठ रही है। F-16 जैसे फाइटर जेट देने की मंजूरी के बाद अब अमेरिका $2 बिलियन के हथियार देने जा रहा है। रूस की जमीन पर ऐसा धमाका हो, अमेरिका को इसमें कोई संकोच नहीं। यूक्रेन की जमीन से मिसाइल फायर हो और आग का गुबार रूस की सीमा के भीतर उठे, इसमें भी अमेरिका को अब कोई संकोच नहीं। रूस न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल करे या फिर नेटो देशों पर अटैक की धमकी को सच करे, अमेरिका को इसका भी डर नहीं। अमेरिका अब सिर्फ और सिर्फ रूस की बर्बादी चाहता है। अब सवाल सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा का नहीं, बल्कि अमेरिका की साख का भी है। रूस यूक्रेन पर कहर बरपाता रहे और अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों के डर से चुप रहे, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब अमेरिका की स्ट्रैटेजी फाइनल हो चुकी है। यूएस का प्लान रूस पर कोहरा। अब यूक्रेन से F-16 फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। अब यूक्रेन 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें दागेगा। अब यूक्रेन रूस के शहरों को भस्म कर देगा। यूक्रेन से आए इस सैलाब ने बाइडेन के इरादे को और पक्का कर दिया है। हथियारों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। इस बार फैसला अकेले बाइडेन का नहीं, बल्कि फैसला अमेरिका की संसद का है। अमेरिका के सांसदों ने नया प्रस्ताव पेश किया है। यूक्रेन को अटैक MS मिसाइल देने की मांग की गई है। बाइडेन सरकार से यूक्रेन को मदद भेजने की अपील की गई है। अमेरिका में एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। हथियारों की लिस्ट बना ली गई है। कुल $2 बिलियन के हथियारों को फाइनल किया गया है। $2 बिलियन के हथियार देगा यूएस। अमेरिका यूक्रेन के आसमानी कवच को और मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को यह पक्की जानकारी मिल चुकी है कि ईरान से बड़े पैमाने पर रूस को कामिकाज़ी ड्रोन की सप्लाई की जा रही है। अमेरिका की लिस्ट में जो हथियार हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। पैट्रियट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन पूरे यूक्रेन को कवर देने के लिए बड़े पैमाने पर पैट्रियट देना अमेरिका के लिए मुश्किल है। इसलिए हथियारों के लिस्ट में दूसरा नाम हॉक एयर डिफेंस सिस्टम्स का है। यूक्रेन के सैनिकों के हाथों में आप युद्ध की शुरुआत से ही स्टिंगर मिसाइल लॉन्चर देखते रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन अब इसी मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन यूक्रेन के आसमान की रक्षा करेगा। इसका नाम है हॉक एयर डिफेंस सिस्टम। हॉक इंटरसेप्टर मिसाइल स्टिंगर मिसाइल सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है। हॉक सिस्टम को अमेरिकी डिफेंस कंपनी रेथियन टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। अमेरिकी सेना अब हॉक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करती है। ये ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट को गिराने में सक्षम है। अमेरिका की सेना को पैट्रियट मिल चुका है। यही वजह है कि हॉक एयर डिफेंस सिस्टम एक रिटायर्ड हथियार की तरह है। यही वजह है कि अमेरिका यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हॉक की सप्लाई कर सकता है। अमेरिका के हथियारों के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है 105 mm और 203 mm के गोले। चौथे नंबर पर है लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम। अब एक और नया ड्रोन अमेरिका से यूक्रेन पहुंचने वाला है। इसका नाम है प्यूमा। अमेरिका ने हथियारों की जो लिस्ट बनाई है, उसमें प्यूमा ड्रोन 5वें नंबर पर है। ये साइज में बहुत छोटा है
और सबसे खास बात है कि इससे आर्मी के जवान आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और बिना किसी लॉन्चर के मदद के हवा में उड़ा सकते हैं। प्यूमा ड्रोन 6 घंटे तक हवा में रह सकता है। बैटरी से चलने वाले ड्रोन की रेंज 60 किलोमीटर है। खास बात है कि इस ड्रोन को हाथों से ही लॉन्च किया जा सकता है। प्यूमा को सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वॉर जोन से ऐसी कई तस्वीरें आई जिससे पता चलता है कि यूक्रेन ड्रोन से पहले रूस की आर्टिलरी, रूस के टैंक और सेना की मूवमेंट का पता लगाता है और फिर हाइमार्स और आर्टिलरी से अटैक करके रूस के सैनिकों को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जो सबसे घातक हथियार यूक्रेन को मिलने जा रहा है, जिसकी मांग अमेरिकी सांसद कर रहे हैं, वो ज़ेलेंस्की की बहुत पुरानी डिमांड है। इस हथियार का नाम है अटैकएमएस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल अमेरिकी सेना की बहुत बड़ी ताकत है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को फायर करने के लिए यूक्रेन के फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करना पड़ता है, लेकिन अमेरिकी अटैकएमएस को ट्रक से जमीन पर कहीं भी ले जाया जा सकता है और रूस की जमीन को दहलाया जा सकता है। अटैकएमएस अमेरिका की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। अटैकएमएस को M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इसे यूएस की लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। अमेरिका इसके अलावा यूक्रेन की सेना की जरूरत के हिसाब से बहुत कुछ देने जा रहा है, लेकिन इस बीच यूक्रेन को इजराइल से भी एक घातक हथियार की सप्लाई हुई है। इजराइल का यह हथियार टैंक किलर के नाम से मशहूर है। नाम स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। रूस की तरफ इजराइल को भी हथियार सप्लाई करने की सूरत में धमकी दी गई थी, लेकिन इजराइल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और स्पाइक से अब रशियन आर्टिलरी और टैंक का संघार शुरू हो जाएगा। स्पाइक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। स्पाइक मिसाइल की क्षमता 4 किलोमीटर दूरी तक वार करने की है। मिसाइल रात के अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान कर सही वार कर सकती है। स्पाइक NLOS स्पाइक फैमिली का सबसे एडवांस वेरिएंट है। इसे हेलीकॉप्टर के जरिए फायर किया जाता है। स्पाइक NLOS की रेंज करीब 32 किलोमीटर है। अमेरिका जो कर रहा है वो इतिहास की याद दिला रहा है। 1991 में जिस तरह से सोवियत संघ टूटकर बिखर गया था, कहा जा रहा है कि अब बाइडेन भी रूस को तोड़ने के मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काखोवका बांध का टूटना यूक्रेन रूस की जंग में वो मोड़ लाया है जिसकी कल्पना कभी नहीं की गई। यूक्रेन ने जल्द से जल्द ज़ेपोरिज़िया पर कब्जे के लिए आक्रामक रुख अपनाया। काउंटर ऑफेंस की रणनीति के तहत बारूद भी बरसाने लगा, लेकिन रूस भी कहां पीछे हटने वाला था। रूस ने बारूदी बवंडर उठा दिया है और ये बवंडर महज 48 घंटे में यूक्रेन के 150 से ज्यादा टैंक और दूसरे इक्विपमेंट्स को निगल गया। यूक्रेन उन टैंक का कब्रिस्तान बन गया है जिनकी क्षमता को लेकर नेटो देश अजेय होने का दावा करते थे। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 48 घंटे बारूदी एक्शन, टारगेट टैंक, बढ़ी टेंशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे अत्याधुनिक हथियार टैंक, जिसकी उपयोगिता आमने सामने की जंग के लिए अब तक बरकरार है। वही टैंक अब रूस यूक्रेन की जंग में सबसे बड़े टारगेट बन रहे हैं। जिन टैंक्स के जरिए नेटो मेंबर्स यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो टैंक पल भर में धुआं हो रहे हैं। हालात यह है कि इस समय जहां भी यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड ने नेटो से मिले हथियार तैनात किए हैं, वहां रूसी बारूद चुन चुन कर टारगेट ध्वस्त कर रहा है। ये तस्वीर उस ज़ेपोरिज़िया के पास की है जो इस समय काखोवका डैम के टूटने से बाढ़ का सामना कर रहा है, जहां न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस विनाशकारी आशंका के बीच यूक्रेन के आक्रामक रुख का जवाब उतना ही विनाशकारी है। ये जलते हुए ब्रैडली BMP, ये माइन ट्रैवल, ये ब्रेम और ये लेपर्ड 2 टैंक, सबकी चिता जल रही है। अब सवाल ये है कि रूसी फोर्स के टारगेट पर यूक्रेन के टैंक क्यों हैं? क्या यूक्रेन को रूस घुटनों पर लाने के लिए अटैक कर रहा है, या फिर क्या काउंटर ऑफेंस की रणनीति यूक्रेन पर भारी पड़ गई? सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंस की रणनीति के तहत जो आक्रामकता दिखाई, उसके जवाब में रूस ने उन्हीं हथियारों को टारगेट बना लिया जिससे बारूद बरसाया जा रहा था। इसलिए जाहिर तौर पर यूक्रेन को काउंटर ऑफेंस भारी पड़ रहा है।
वहीं दूसरी तरफ रूस को भी वो रास्ता मिल गया जिसके जरिए यूक्रेन को घुटनों पर लाया जा सके। इसमें सबसे अहम खुलासा तो ये है कि रूस ने सिर्फ 48 घंटे में यूक्रेन के 150 से ज्यादा टैंक ध्वस्त कर दिए। जिन टैंकों को रूस ने निशाना बनाया है वो नेटो मेंबर्स ने बतौर मदद यूक्रेन पहुंचाए थे। इनमें हाल ही में सप्लाई हुए जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक और ब्रिटेन के अजेय चैलेंजर 2 टैंक शामिल हैं। तो क्या नेटो का अजेय हथियार यूक्रेन को देने का दावा झूठा था? क्या यूक्रेन को जिन टैंक्स और दूसरे हथियारों की सप्लाई की गई है उनकी क्षमता बढ़ा चढ़ाकर गिनाई गई थी, या फिर क्या यूक्रेन को मिले टैंक्स दोयम दर्जे के थे? यूक्रेन को नेटो से मिले हथियार और टैंक्स को रूस खिलौनों की तरह उड़ा रहा है और अजय बताए जा रहे इन वेपन्स पर नेटो के देश चुप बैठे हुए हैं। क्या रूस के बारूदी एक्शन से मिले नतीजों का मतलब यह है कि नेटो मेंबर्स ने सिर्फ दबाव बनाने के लिए लेपर्ड और चैलेंजर टैंक यूक्रेन भेजे थे? क्या रूस के मोर्चे पर यह हथियार बेकार हैं? इसी तरह के सवालों ने इस समय नेटो को घेर लिया है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर 31 देश मिलकर भी ऐसे हथियार यूक्रेन को नहीं दे सकते जो रूस पर भारी पड़े, तो नेटो के रक्षा गठबंधन की ताकत संदेह के घेरे में आ जाती है और सवालों के इस घेरे को सख्त करती है वो फहरिस्त जिसमें यूक्रेन में तबाह हुए नेटो के वेपन्स दर्ज हैं। तबाह हुए हथियारों की लिस्ट के मुताबिक जर्मनी से मिले 12 लेपर्ड टैंक, अमेरिका से मिले 15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ब्रैडली, अमेरिकन MRAP, अमेरिका का M1224 मैक्स प्रो, डेनमार्क से मिले YPR 765 आर्मर्ड व्हीकल, चेक गणराज्य से मिले T-72 M1, यूक्रेन में मौजूद USSR काल की BMR-2 डी माइनिंग मशीन, फ्रांस से मिले वैब बख्तरबंद व्हीकल समेत कई ट्रक रूस ने 48 घंटे में तबाह कर दिए। यानी यूक्रेन को रूस ने नेटो के हथियारों की कब्रगाह बना दिया है। इसलिए सवाल जायज है कि अगर यूक्रेन को अत्याधुनिक ताकतवर हथियार दिए गए तो रूस ने उन्हें शिकार कैसे बनाया, या फिर यूक्रेन को सप्लाई किए गए हथियार नेटो मेंबर्स की फोर्स का वो पार्ट है जो रिटायर हो चुका था, या नेटो ने यूक्रेन को सेकंड ग्रेड वेपन्स के सहारे जंग में बनाए रखने का प्लान बनाया है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि रूस ने 48 घंटे के इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया कैसे? रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नेटो के उन्नत हथियारों को मार गिराने के लिए या फिर उसकी क्षमता को कम करने के लिए रूस अपने फाइटर जेट्स, इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के टैंक्स और दूसरे उन्नत वेपन्स, मिसाइल और गाइडेड बम से ध्वस्त किए हैं, वहीं यूक्रेन के हवाई हमले डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिए। यानी रूस ने न सिर्फ यूक्रेनी जमीन को टैंक आर्मर्ड व्हीकल की कब्रगाह बनाया है, बल्कि जिन उड़न दस्ते और हथियारों के सहारे रूसी फोर्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी उन्हें भी 48 घंटे के अंदर पूरी तरह तबाह कर दिया गया। मतलब दुश्मन का हर वार न सिर्फ खाली गया बल्कि भारी भी पड़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का MiG-29 गिराया। ठीक ऐसे ही खेरसोन में Su-25 भी मार गिराया। इनके अलावा 2 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल गिराई, 14 हाइमार्स MLRS तबाह किए, वहीं 13 UAV को इंटरसेप्ट करने का भी दावा है। खबर यह है कि यूक्रेन की तरफ से रूसी फोर्स को टारगेट करने के लिए लॉन्च किए गए लेलेका 100 ड्रोन को रूस के स्टेला 10 डिफेंस सिस्टम ने ही गिरा दिया। और इस स्थिति में न सिर्फ यूक्रेन के लिए मुश्किल खड़ी हो गई बल्कि अमेरिका और नेटो देशों के सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो गया। इसलिए नेटो मेंबर्स ने फिलहाल के लिए यूक्रेन को वेपन्स की डिलीवरी टाल दी है। खबर यह भी है कि अमेरिका ने यूक्रेन को अब्राम्स टैंक की सप्लाई करने से भी कदम पीछे खींच लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस की जमीन पर जिन हथियारों से हमले किए जा रहे हैं उनकी सप्लाई अमेरिका और यूरोप के देशों से हो रही है। रूस ने पहले भी कहा था कि उसकी जमीन पर जिन देशों के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा उनको बड़ी कीमत चुकानी होगी और इसका मतलब ये माना गया कि रूस नेटो सदस्य देशों के खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ सकता है। लेकिन अब मामला दूसरा नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के मित्र देशों के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ दिया है, यानी दुनिया भर में फैले रूस के एजेंट इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिन्हें हादसा माना जा रहा है क्या वो रूस के प्लान्ड अटैक हैं?
यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया, लेकिन इसके साथ ही यूरोप के देशों में बड़े हादसे शुरू हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने लगे, शहर के शहर जलने लगे। रूस के कई शहरों पर यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले शुरू कर चुका है। मई में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने वाला था, लेकिन देर से शुरू हुआ और अब पुतिन भी ये घोषणा कर चुके हैं कि रूस काउंटर ऑफेंसिव का बदला लेने के लिए तैयार है। स्पष्ट है कि काउंटर ऑफेंस शुरू हो चुका है। यूक्रेन को हथियार मिलते ही ये साफ हो गया था। दूसरी बात ये कि एक भी मोर्चे पर यूक्रेनी सेना की जीत नहीं हुई। यूक्रेन ड्रोन और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के ठिकानों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन की कोशिश है कि रूस के सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाए। इसी इरादे से यूक्रेन ने रूस के वोरोनेज शहर पर ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन का ये ड्रोन एक रिहायशी इमारत से जाकर टकराया और इस हमले से 10 अपार्टमेंट तबाह हो गए। लेकिन इस ड्रोन का असली टारगेट था रूस का अहम ठिकाना। यूक्रेन का असली टारगेट था वोरोनेज एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैक्ट्री। रूस की इस सरकारी फैक्ट्री में सिविल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहां Tu-28, Tu-144 जैसे एयरक्राफ्ट बनाए जाते थे, तो Il-86 और Il-96 जैसे यात्री विमान भी बनाए जाते रहे हैं। यूक्रेन का टारगेट यही वोरोनेज एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैक्ट्री थी, जिसे तबाह करने में उसका ड्रोन चूक गया। यूक्रेन रूस के शहरों पर उन हथियारों से हमले कर रहा है जो अमेरिका और यूरोप से सप्लाई हुए हैं। तो सवाल ये कि क्या अब रूस ने यूरोप से बदले की जंग शुरू कर दी है? ये दो तस्वीरें तो यही इशारा कर रही हैं, एक नीदरलैंड्स की और दूसरी जर्मनी की। नीदरलैंड्स के तेर-आर शहर में अचानक आग भड़क गई। शहर के एक बड़े ब्लॉक को आग ने घेर लिया। तेर-आर शहर के इस ब्लॉक के कई घर जलकर राख हो गए। नीदरलैंड्स मीडिया के मुताबिक आग भड़कने से पहले कई धमाके सुने गए। इसी तरह जर्मनी में भी विस्फोट हुआ और आसमान पर धुआं नजर आने लगा। बड़ी आग भड़कने से पहले कई धमाके सुने गए और देखते ही देखते हैम्बर्ग की हाफिर सिटी के आसमान पर धुआं छा गया। आगजनी की इन दो बड़ी घटनाओं को हादसा माना जा रहा है, लेकिन एक ही दिन यूक्रेन के दो मित्र देशों के अहम ठिकानों पर विस्फोट और बड़ी आगजनी क्या वाकई हादसा है या फिर रूसी एजेंट्स का काम है? क्योंकि युद्ध में ये दोनों देश यूक्रेन के मददगार हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक दिए हैं, साथ ही नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक दिए हैं। जर्मनी यूक्रेन को बख्तरबंद वाहन दे रहा है। नीदरलैंड से भी यूक्रेन को बख्तरबंद वाहन मिल रहे हैं। रूस पहले ही कह चुका है कि हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों को कीमत चुकानी होगी। इसीलिए ये माना जा रहा है कि नीदरलैंड्स और जर्मनी में भड़की आग कोई हादसा नहीं बल्कि रूसी जासूसों की जंग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत को परखने और चीन को चेतावनी देने के लिए एक बहुत बड़ा अभ्यास किया है। नेवी ने पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को एक साथ समुद्र में उतारा है। अभ्यास के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर से भारतीय फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और एक दिन पहले भारतीय वायुसेना ने भी समुद्र के दुश्मनों को सबक सिखाने का अभ्यास किया था। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और उसी से कुछ दूरी पर मौजूद था INS विक्रांत। इंडियन नेवी के दो एयरक्राफ्ट कैरियर ने पहली बार एक ही जगह आकर एक्सरसाइज की। नौसेना का यह अभ्यास अरब सागर में हुआ। इनके अलावा भारत की सबमरीन भी यहां अभ्यास के लिए आई थी। अभ्यास के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर से MiG-29K ने उड़ान भरी। MiG के अलावा भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर MH-60R, कामोव, सी किंग, चेतक और ALH ने भी टेक ऑफ किया। अरब सागर में नेवी ने अभ्यास किया तो वहीं हिंद महासागर के ऊपर भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया है। राफेल फाइटर जेट के बाद अब सुखोई 30 MKI ने भी हिंद महासागर क्षेत्र में अभ्यास किया। सुखोई फाइटर जेट ने आसमान से समंदर की सतह पर सटीक निशाना लगाने का अभ्यास किया। सुखोई फाइटर जेट ने गुजरात में एक हवाई अड्डे से उड़ान भरी और फिर ओमान की खाड़ी के पास तय लक्ष्य को निशाना बनाया। पिछले हफ्ते यहां राफेल जेट ने उड़ान भरी थी और दुश्मनों को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी थी। राफेल ने पश्चिम बंगाल में हाशीमारा एयरबेस से उड़ान भरी।
राफेल ने अंडमान में टारगेट तक पहुंचने के लिए 6 घंटे से ज्यादा मिशन चलाया। सुखोई विमान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है। तंजावुर एयरबेस पर पहली बार 2020 में सुखोई तैनात किया गया था ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को मजबूती मिल सके। नेवी और वायुसेना के अभ्यास को चीन के खिलाफ रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, इसलिए हिंदुस्तान भी अपनी समुद्री सरहद की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी और ताकत दोनों बढ़ा रहा है। हिंद महासागर से अरब सागर तक चीन से निपटने की तैयारियों का कई दौर पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब चमत्कार की वो हकीकत जिस पर यकीन करना मुश्किल है, पर सच तो सच होता है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। 4 बच्चे 40 दिन और मौत के जंगल से जंग। जी हां, दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगल में 4 बच्चे 40 दिन तक फंसे रहे। ना खाना, ना पानी, ऊपर से जानलेवा जानवरों का भय, लेकिन जिंदगी की जय हो गई। अमेज़न के जंगलों में जो कुछ हुआ है उसे आप 21वीं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा करिश्मा कह सकते हैं। चार मासूमों ने मौत वाले जंगल में मौत को मात दे दी। खतरनाक जंगल में चारों बच्चे 40 दिन तक फंसे रहे, लेकिन सुरक्षित। 40 दिन बाद इन बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया। यकीन करना मुश्किल है, पर सच यही है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक जंगल। दूर से देखने में हरा भरा, विशाल और सुंदर, लेकिन अंदर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। यहां दिन में भी रोशनी नहीं होती। यहां ऐसे खतरनाक और जहरीले जानवर रहते हैं जो पल भर में इंसानों की जान ले लेते हैं। इसी जानलेवा जंगल में 4 बहादुर बच्चों ने मौत को मात दे दी। चमत्कार की अद्भुत और अकल्पनीय कहानी कुछ इस तरह है। 1 मई 2023। इसी तारीख को अमेज़न के जंगल में कोलंबिया का एक सिंगल इंजन प्लेन क्रैश हो गया था। विमान में उस वक्त पायलट समेत 7 लोग सवार थे। हादसे में पायलट और बच्चों की मां समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। प्लेन में सवार 4 बच्चे तभी से लापता थे। बच्चे 13 साल, 9 साल, 4 साल और 1 साल के हैं, यानी सबसे छोटा बच्चा नवजात है। ये चारों 40 दिन तक जानलेवा जंगल में फंसे रहे। ना उनके पास खाना था, ना पीने के लिए पानी। बावजूद इसके वो जिंदा रहे। 40 दिनों तक रेस्क्यू टीम उन्हें घने जंगलों में ढूंढती रही। खोजी कुत्तों की मदद से 150 सैनिक दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। रेस्क्यू टीम को जंगल में बच्चों के पैरों के निशान, डायपर्स और पानी की बोतल मिली। इसी के जरिए जवान चारों बच्चों तक पहुंच गए। बच्चों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह वो चमत्कार है जिसे इस वक्त पूरी दुनिया नमस्कार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आज मेरे साथ बस इतना। एक ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।